हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रिजल्ट्स के बारे में। रिजल्ट जनवरी 22 2021 अभी थोड़ी देर पहले ही पेश किए गए हैं और मैं अभी आपके साथ ये चर्चा जो कर रहा हूँ। तो बोर्ड मीटिंग 5:15 पे शुरू हुई, 7:30 पर बोर्ड मीटिंग ख़त्म हुई। तो ये है बोर्ड मीटिंग की डिटेल्स। तो बोर्ड मीटिंग की डिटेल्स के साथ ही जो है हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि ये मार्केट आवर्स के बाद हुई। अब ये कंपनीज़ की लिस्ट है जो सब्सिडरी कंपनीज़ हैं और बहुत बड़ी लिस्ट है इसके अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है मार्केट की नंबर 1 कंपनी जो है रहती है लगभग कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि और जो कुछ कंपनीज़ हैं जिसमें TCS और HDFC बैंक है उनके साथ कभी कभी आगे पीछे ये होती रहती है। बट आप मोर और लेस ये मान के चलिए कि नंबर 1 जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है और ये उसकी सब्सिडरी कंपनीज़ की डिटेल है। अब यहाँ पर ये जो पूरा बिज़नेस है, इस पूरे बिज़नेस के अंदर रिजल्ट्स कैसे रहे इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, रिज़ल्ट Q-on-Q नहीं करेंगे क्योंकि इसके कुछ बिज़नेस सीजनल हैं, कुछ नहीं है। तो रिज़ल्ट जो है हम ईयर ऑन ईयर एनालिसिस करेंगे। और देखिएगा, पिछले क्वार्टर से हम इसलिए भी एनालिसिस नहीं करेंगे कि कोविड का असर काफ़ी ज़्यादा था पिछले 2 क्वार्टर तक। तो कोविड के असर की वजह से भी अगर आप हम यहाँ देखें तो कोविड का असर अभी भी है, लेकिन एनालिसिस जो है हम ईयर ऑन ईयर करेंगे। तो देखिएगा, ईयर ऑन ईयर की जो सेल है जो हम पिछले साल सेल कर रहे थे 31 दिसंबर 2019 के क्वार्टर में, उस सेल पर अभी कंपनी नहीं पहुंच पाई है। और वो सेल आप जो है यहाँ पे देखेंगे कि 169,221 से घटकर 137,829 है। करीबन 20% की डी ग्रोथ है सेल के अंदर। तो सेल 20% गिर गई है पिछले साल के मुकाबले में, लेकिन रिजल्ट खराब नहीं है। वो मैं आपको बताऊंगा आगे क्यों सेल 20% गिरी है। कोविड का असर है, लेकिन किन किन सेगमेंट में अच्छा काम हुआ वो भी बात करेंगे। और जो भी आपके साथ एनालिसिस करेंगे वो सिंपल भाषा में करने की कोशिश जो है मैं करूंगा आपके साथ। और इसके अलावा जो अदर इनकम के अंदर भी जो है काफ़ी इंप्रूवमेंट है। जो 3282 की जो थी वो 4453 की जो है इनकम बढ़ गई है। तो करीबन 20% से भी ज़्यादा जो है ये ग्रोथ जो है आपको देखने के लिए मिलेगी अदर इनकम्स के अंदर। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड देखिएगा, जहाँ पे 68373 के थे वो 53518 के हैं। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है 38476 का, जो 27639 के है। यानी कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है अपने लोअर साइड पे है। रीज़न बड़ा सिंपल है कि जो ऑयल टू केमिकल के जो बिज़नेस है, यानी कि जो ऑयल वाला बिज़नेस है, वहाँ पर प्राइजेस जो है नीचे की तरफ है। तो सेलिंग वैल्यू भी और साथ में परचेज वैल्यू भी दोनों नीचे की तरफ है, जिसकी वजह से मटेरियल कंज्यूम्ड की कीमत भी कम है, सेल की कीमत भी कम है। दूसरा बात करते हैं मीडिया के अंदर। मीडिया के अंदर ज़्यादा चेंजेस होते नहीं और मीडिया यहाँ पे लाइमलाइट में भी रहा है। जियो प्लेटफॉर्म की बात करें तो जो जियो का जो बिज़नेस है उस बिज़नेस के अंदर भी जो प्राइस हैं वो मोर और लेस सेम है, लेकिन क्लाइंट बेस काफ़ी ज़्यादा इनका बड़ा है इस क्वार्टर के अंदर। तो वो सेगमेंट जो है काफ़ी अच्छा कर रहा है इनका। रिटेल ने भी सेल्स के फ्रंट पे काफ़ी अच्छा किया है। प्रॉफिट के फ्रंट पे क्या किया है वो इतना अच्छा नहीं है जितना कि जियो प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो है सारा बिजनेस हो रहा है। कुछ नए इन्वेस्टर्स भी जो है इस साल इन्होंने इस क्वार्टर के अंदर जोड़े हैं, तो उनकी भी चर्चा करेंगे। इन्वेंट्री देखिएगा आपकी जो है 8908 है, यानी कि सब खर्चे के अंदर भी इन्वेंट्री बची हुई है। यानी कि ये जो बढ़ी हुई इन्वेंट्री है 8908, ये इन्वेंट्री पिछले के मुकाबले में बढ़ गई है। एक्साइज ड्यूटी के रेट बढ़ने की वजह से एक्साइज ड्यूटी के चार्जेस भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। 3863 है जो 6137 है। तो जो डीजल और पेट्रोल के ऊपर आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ने जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी पिछले साल के मुकाबले में, तो उसका भी असर जो है एक्साइज ड्यूटी पे भी है। एम्प्लॉयज़ के खर्चे जो हैं बढ़ गए यहाँ पे। और आप लोगों को बता दूँ ये खर्चे इसलिए बढ़े हैं कि देखिएगा, जो जियो प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो रिटेल का बिजनेस है, जहाँ पर कि आप जियो मार्ट का सामान जब खरीदते हैं तो वहाँ पर इन्होंने करीबन 50,000 लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट दी है। तो उस 50,000 लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट दी है उनको जो सैलरी दे रहे हैं उसकी वजह से भी देखिएगा यहाँ पर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है। तो जो रिटेल वाले बिजनेस में जो घर घर जाके जो सामान बेचते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले लड़के हैं, और इसके अलावा जो वहाँ पर बैकएंड के अंदर जो है मार्केटिंग की जो बाकी टीम है, तो वहाँ पे क्योंकि बड़े स्टाफ की ज़रूरत है, क्योंकि अब आप
जो है घर जाके जो है आप डोर टू डोर सर्विस कर रहे हैं, तो उसके लिए जो आपने जो स्टाफ की जरूरत थी वो यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है। ब्याज के खर्चे कम हो रहे हैं क्योंकि कंपनी जो अपनी डेट को लगातार रीपे करती जा रही है। डेप्रीशिएशन देखिएगा बढ़ रहा है, रीज़न बड़ा सिंपल है, क्योंकि नई नई एसेट्स जो है ये लगा रहे हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो उस वजह से कुल मिला के जो प्रॉफिट है वो खर्चे घटे आपके, और क्योंकि बिजनेस ऊपर से घटा है, टॉप लाइन घटी है, तो बॉटम लाइन में जो है इम्पैक्ट जो है नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने एक्सपेंसेस भी कट कर लिए। तो जहां 15,000 करोड़ की सेल थी पिछले साल सेम क्वार्टर में, वो 15,028 करोड़ की है। तो यानी कि जो प्रॉफिट है वो स्लाइटली जो है डाउन है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा ईपीएस डाउन नहीं होगी। ईपीएस डाउन इसलिए नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो टैक्स की एडजस्टमेंट है यहाँ पर टैक्स की बड़ी सेविंग हुई है। यानी कि सारा का सारा प्रॉफिट आपकी जेब में आ गया, थोड़ा सा टैक्स गया है क्योंकि टैक्स की एडजस्टमेंट थी। और यहाँ पर पिछले साल जो है करीबन 3,000 करोड़ के टैक्स थे, तो ये जो 11,841 के प्रॉफिट थे वो 14,894 के प्रॉफिट्स हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा है। तो प्रॉफिट में आपको सीधा सीधा जो है करीबन 22% की जो है ईयर ऑन ईयर जो है ग्रोथ जो है नज़र आ रही है, जिसका मेन रीज़न टैक्स की सेविंग है, क्योंकि जो टैक्स की एडजस्टमेंट थी इस क्वार्टर में वो बेनिफिट है। तो जो 18 रुपये 24 पैसे की ईपीएस थी वो 20 रुपये 33 पैसे की है। अगर पिछले क्वार्टर के मुकाबले में देखेंगे तो 14.84 है। और आपको ये भी बता दूं कि जब ये रिजल्ट्स पेश किए गए उसके बाद सिंगापुर निफ्टी के अंदर एक अच्छा चेंज देखने के लिए मिला है। डाउ जोन्स बेशक से माइनस में ट्रेड कर रहा है अभी, लेकिन जैसे ही रिलायंस के रिजल्ट आए सिंगापुर निफ्टी के अंदर एकदम जो है अपर साइड के अंदर जो है करीबन 50 पॉइंट सिंगापुर निफ्टी ऊपर की तरफ हो गया है। यानी कि इन रिजल्ट्स के बाद जो है मार्केट, मुझे जो अभी तक जो मेरी असेसमेंट है वो ये कह रही है कि रिलायंस का जो शेयर है वो सोमवार को एक अच्छी तेजी जो है दिखा सकता है, जिसका निफ्टी के अंदर जो वेट है, निफ्टी के अंदर जो असर है वो शायद जो है सिंगापुर निफ्टी ने एडजस्ट करने की कोशिश की है। तो मार्केट को ये रिजल्ट कैसे लगेंगे वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन देखिएगा जो ईपीएस है उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ जो है देखने के लिए मिली है। लेकिन देखिएगा अभी आप ये नहीं कह सकते कि कोविड का असर खत्म नहीं हुआ है, अभी भी टॉप लाइन के अंदर वो ग्रोथ नहीं है जो प्री कोविड थी। तो प्री कोविड लेवल पर तो अभी आपकी सेल नहीं पहुंची है। प्रॉफिट पहुंचने का जो मेन रीज़न है वो मेन रीज़न जो है वो टैक्स की एडजस्टमेंट है। तो जो 3-4 हज़ार करोड़ की जो टैक्स की सेविंग हुई है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर जो है इन्होंने एक जो डेफर टैक्स की असेसमेंट जो हुई है वो मैं आपको बता भी रहा हूँ कि किस वजह से हुई है। देखिएगा इनकी एक जो है लॉस इम्पेयरमेंट हो गई है। लॉस इम्पेयरमेंट मतलब कि जो इनकी एक शैल गैस का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी वो इम्पेयर्ड हो गई है, यानी कि वहाँ पर पूरा पैसा रिकवर नहीं हो रहा है और वो कंपनी जो है सही तरीके से ऑपरेशनल नहीं है। तो वहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड AS 36 की वजह से इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स हो गई है, यानी कि उसकी जो बाजार में कीमत है, जो रिकवरेबल वैल्यू है उस इन्वेस्टमेंट की और जो अभी वैल्यू है बुक में वो में डिफरेंस आ गया। तो बुक वैल्यू ज़्यादा है, बाजार की वैल्यू कम है, तो उसका जो डिफरेंस है वो रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। तो ये जो इम्पेयरमेंट लॉस है, जो असेट्स का घटियापन हो गया उसकी वजह से लॉस हो सकता है इनका। और उसके ऊपर जो टैक्स सेविंग जो है वो आगे चल के आपको जो है एडजस्ट मिल जाएगी। तो उसका लिए जो डेफर टैक्स असेट्स है ये जो अपनी बुक्स के अंदर जो है शैल गैस ऑपरेशंस का जो है बना रहे हैं। तो जो डेफर टैक्स असेट्स है उसका जो बेनिफिट है वो उनको मिलेगा। और नेट इम्पैक्ट है जो उसका 121 करोड़ जो एक्सेप्शनल आइटम के अंदर उन्होंने शो कर रखा है। तो इससे आपको ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। तो एक सीधी सी बात यह है कि इन्होंने एक जो है इम्पेयरमेंट लॉस जो है इनको हुआ है इस क्वार्टर में, वो एक एक्सेप्शनल लॉस आप मान सकते हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में शामिल नहीं है, वो अदर तरीके से शो किया हुआ अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में OCI के माध्यम से। अब यहाँ पर आगे चर्चा करते हैं कि कहाँ से इन्वेस्टर आए, कौन से बिजनेस में इन्वेस्टर्स आए। अब देखिएगा यहाँ पर जो डिवेंचर्स हैं उनको लगातार रीपे करते जा रहे हैं, जिससे कि बिजनेस की लायबिलिटी कम होती जाए, लेकिन कुछ रेज भी कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने जो चीज़ें मेन मैं आपको बताता हूँ कि रिलायंस रिटेल के अंदर जो कंपनी है उसने 39,765 करोड़ इक्विटी शेयर्स जो है एक्सटर्नल इन्वेस्टर से रेज किए। इसका मतलब है कि रिलायंस के अंदर ये पैसा तो आया, लेकिन जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं उनकी इक्विटी डाइल्यूट हो गई, क्योंकि उनकी सब्सिडरी कंपनी के अंदर दूसरे लोगों ने पैसा डाल दिया। इसी तरीके से जियो प्लेटफॉर्म के अंदर जो है करीबन 34,000 करोड़ रुपए जो है गूगल ने डाल दिए हैं पिछले क्वार्टर में। तो इसकी वजह से भी जो है इक्विटी डाइल्यूट हो रही है। इसका मतलब ये कि जो रिलायंस रिटेल वेंचर्स है उसका जब आप IPO आते हुए देखेंगे
तो वहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ चुके होंगे। और यहाँ रिलायंस रिटेल के जो वेंचर्स है उसके अंदर भी आपको जो है एक डाइल्यूशन जो है देखने के लिए मिल रहा है। तो कंपनी जो है काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर जो है डाइल्यूशंस कर चुकी है पीछे, और ये रीज़न भी जो है देखने के लिए मिला कि ऊपरी लेवल पर जो शेयर्स ये चल नहीं रहा था। और इसके अलावा जो क्वार्टरली रिजल्ट जब मैंने पिछली बार आपके साथ शेयर किए थे तो मैंने बताया भी था कि रिजल्ट्स जो है मैनेजमेंट जो है क्वार्टर क्वार्टर अप्रोच कर रही है, जो कि पूरे मीडिया में अच्छे रिजल्ट्स बताए जा रहे थे। और मैंने तब कहा था कि रिजल्ट ठीक नहीं है, और अब तक उस समय पर 2100 साढ़े 2100 वाला जो शेयर है वो 1800-1900 रुपये भी जो है टेस्ट नीचे करके आया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि रिजल्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बट रिकवरी के मोड में जो है आ गए हैं। और ऑयल जो बिज़नेस है वहाँ से जो है इनको डेंट मिल रहा है, वहाँ से कोई रिकवरी नहीं आ रही है। और मैनेजमेंट जो है उस बिज़नेस को बेचने की भी बहुत बार कोशिश करती रही है, लेकिन वो अभी सफल नहीं हो पाई है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑयल टू गैस का एक अलग सेगमेंट जो है इस बार आप एनालिसिस करने के लिए देखेंगे, तो अब देखिएगा यहाँ पर मैं आपको पूरी बात बताता हूँ कहाँ पर कौन से बिज़नेस में अच्छा किया। देखिएगा ऑयल टू गैस के अंदर प्राइस कम हो गए ऑयल टू केमिकल में, जिसकी वजह से सेल देखिएगा आपको जहाँ 1,19,121 करोड़ की थी वो 83,838 करोड़ हो गई है। तो आप यहाँ पे देखेंगे करीबन 30% की जो सेल है वो घट गई ऑयल एंड गैस में, और उसका जो प्रॉफिट है वो तो और भी ज़्यादा करीबन 40% के आसपास वो प्रॉफिट घट गया। तो ऑयल टू केमिकल बिजनेस के अंदर जो मार्जिन्स हैं वो घटते जा रहे हैं। वहाँ पर जो ऑयल टू केमिकल सेगमेंट बना दिया, ऑयल एंड गैस को जो है अलग कर दिया गया। तो ऑयल एंड गैस जो 873 का था वो 431 की सेल है, तो वहाँ पे भी प्रॉफिट मात्र जो है 4 करोड़ के। तो ये जो सेगमेंट है ये हो सकता है कि कंपनी जो है इस सेगमेंट से जो है अब फर्दर इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रही, क्योंकि मैं आपको इन्वेस्टमेंट की भी बात बताऊँगा। अब देखिएगा रिटेल के अंदर देखिएगा प्रॉफिट तो बढ़ गया है, रिटेल में प्रॉफिट जबरदस्त है। रिटेल 45348, लेकिन यहाँ पर देखिएगा रिटेल में सेल 36887, तो यानी कि प्री कोविड लेवल पर आप नहीं पहुँच पाए हैं सेल में। और इतना जबरदस्त एक्सपेंशन करने के बाद, इतने 50,000 लोगों को एम्प्लॉय करने के बाद भी जो है यहाँ पर रिटेल में भी आपकी सेल्स नहीं इंप्रूव हुई है। हालांकि रिलायंस रिटेल में जो है प्रॉफिट 2736 से बढ़कर 3102 हो गया है। तो प्रॉफिट हालांकि बढ़ा, यानी कि मार्जिन से इंप्रूव हुए हैं, लेकिन जो है सेल जो है आपको घटती हुई नजर आ रही है। और आप ध्यान रखिएगा जो सितंबर क्वार्टर में सेल हुई थी वो सेल भी जो है ये नहीं कर पाए। और इवन इस क्वार्टर के अंदर दीपावली वाली सेल भी थी, तब भी आप देखिएगा कि सेल जो है काफ़ी कम रही है इनकी। तो रिटेल के अंदर मार्जिन्स बढ़े हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। जो सबसे बेहतरीन बिजनेस आप आइएगा उसकी बात करते हैं। डिजिटल सर्विस 17849 करोड़ की सेल थी, जो 23678 करोड़ की हो गई। क्या इजाफा है, करीबन 6,000 करोड़ की सेल का इजाफा। और प्रॉफिट में देखिएगा 6,000 करोड़ से सीधा 9,000 करोड़ के आसपास। तो 8942 9,000 करोड़ ही मैं इसको बोल रहा हूँ। तो सीधा 50% जम, यानी कि रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म एकदम बेहतरीन तरीके से जो है काम कर रहा है इनके लिए। यानी कि जो इनका 4G बिजनेस है वो काफ़ी धड़ल्ले से चल रहा है, इंटरनेट वाला बिजनेस, वॉइस वाला बिजनेस, ये सब एकदम मस्त है। इसके अलावा एक और चीज़ जो है आप इन्वेस्टर्स को ध्यान रखनी चाहिए कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो 355 से करोड़ से जो है 641 है, जिसमें ये NBFC का बिजनेस है, इंश्योरेंस की जो है ब्रोकरेज करते हैं, ये बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रहा है इनका। और देखिएगा यहाँ पे 92 करोड़ से 303 करोड़ के प्रॉफिट हो रहे हैं। तो देखिएगा मेजर फोकस जो है यहाँ पर इन 3 सेगमेंट के अंदर कंपनी का आगे चल के रिटेल, डिजिटल सर्विस, फाइनेंशियल सर्विसेज और अदर्स के अंदर भी आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा काम है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस और भी हैं इनके पास, तो वहाँ पर भी अच्छा है। तो जो सबसे बेहतरीन है देखिएगा ऑयल टू केमिकल में मार्जिन्स घटे, सेल घटे, यानी कि परफॉर्मेंस घटी एक तरीके से। ऑयल एंड गैस ओके, तो ऑयल टू केमिकल फिर भी ठीक है, ऑयल एंड गैस ना के बराबर ही बिजनेस हो गया इनके लिए। अब रिटेल के अंदर सेल घटी, मार्जिन्स बढ़े। अब ये मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ है। डिजिटल सर्विसेज के अंदर एवरग्रीन बिजनेस है इनका पिछले 2 साल से, इसके अंदर जबरदस्त प्रॉफिट दिखाते जा रहे हैं। इस बार भी जबरदस्त प्रॉफिट है, 50% का राइज प्रॉफिट में इसी बिजनेस से है, और जिसकी वजह से जो है आप टोटल प्रॉफिट के अंदर भी इसका इंपैक्ट देख रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, वहाँ पे अपार संभावना है। और मैंने आपके साथ बात भी की थी कि जिस तरीके से रूट मोबाइल जैसी जो कंपनियां हैं
उस तरीके के बिजनेसेस इनके पास भी हैं। तो यहाँ पर एक जबरदस्त वैल्यू अनलॉकिंग अगर कभी कंपनी करना चाहेगी तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको अगर ये लिस्ट कराने आ गए तो बहुत अच्छी जो है मार्केट वैल्यू आज की डेट में इनको मिल सकती है। अब वैल्यू अनलॉकिंग कब होगी वो तो मुझे भी नहीं पता, अगर कंपनी करेगी भी या नहीं करेगी। अब यहाँ पर इसके अलावा मैं आपको सेगमेंट रिजल्ट के अलावा जो मेन चीज़ें बताना चाहूँगा वो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि इन्होंने पैसा कहाँ कहाँ लगाया। सेगमेंट असेट्स देखिएगा, ऑयल एंड गैस 368795 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी जो अब घटकर 36380 है, यानी कि जो डेप्रीशिएट हो गई, यानी कि ऑयल टू केमिकल में ज़्यादा पैसा नहीं लगा रही है। ऑयल एंड गैस में 39487 है जो अब 33205 है, तो यहाँ पर भी ज़्यादा पैसा नहीं लगा रहे, वैल्यू घट गई है। रिटेल में देखिएगा इन्वेस्टमेंट्स, जहां 345 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी अब वो इन्वेस्टमेंट हो गई 98101 करोड़ की। तो इन्वेस्टमेंट जबरदस्त तरीके से रिटेल बिजनेस में इन्होंने डबल कर दिया पैसा, डबल से भी ज्यादा पैसा लगा दिया एक साल के अंदर। तो रिटेल का एक्सपेंशन आप समझ सकते हैं कितनी तेजी से है, और फ्यूचर रिटेल भी जो है अभी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखिएगा। और ये देखिएगा 26340 डिजिटल सर्विसेज के अंदर, डिजिटल सर्विसेज के अंदर भी प्रॉफिट्स के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर जो है 15% इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी बढ़ा दी। तो इन्वेस्टमेंट यानी कि जो असेट्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जो मैं बोल रहा था कि जो फोकस एरिया है कंपनी के लिए, वहाँ पे 3 गुना कर दी इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट 23 करोड़ की थी अब वो 96 करोड़ की जो है इन्वेस्टमेंट हो गई है। तो आप ये समझिएगा कि यहाँ पे तो ये जो इन्वेस्टमेंट है तो 4 गुना हो गई है, 4 टाइम्स। तो 4 गुना इन्वेस्टमेंट जो है फाइनेंशियल सर्विसेज में कर दी, रिटेल में। इसका मतलब क्या है कि रिलायंस इंडस्ट्री जो अपना पूरा फोकस है वो ऑयल टू केमिकल पे डाल रही है, सॉरी ऑयल टू केमिकल से शिफ्ट कर रही है रिटेल पे, डिजिटल सर्विस में और फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा ये जो 3 बिजनेसेस हैं इन पे कंपनी का फोकस है। ऑयल टू केमिकल जो है उनको कमा के देता रहेगा, उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी का कोई भी अब नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पर कंपनी को अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा है। कंपनी को अपना भविष्य नजर आ रहा है रिटेल में, डिजिटल सर्विस में और फाइनेंशियल सर्विसेज में। इसीलिए देखिएगा इन्वेस्टमेंट भी यहीं पर की जा रही है। कंपनियों का भंडार है इनके पास, और आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे बिजनेसेस इनके पास हैं। और टीवी नेटवर्क का जो बिजनेस है, टीवी 18 नेटवर्क भी जो है वो इन्हीं के द्वारा कंट्रोल होता है। तो बहुत सारे जो टीवी चैनल्स हैं वहाँ से भी काफ़ी अच्छे रेवेन्यूज़ हैं, और आप देखेंगे जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी धीरे धीरे ये ग्रो कर रहे हैं। तो बाकी जो इंटरनेशनल पार्टनरशिप इनके पास काफ़ी अच्छी है, तो गूगल है या फेसबुक है, तो इस तरीके के जो इन्वेस्टर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट के लिए जो गेमिंग के लिए बात कर रहे हैं, तो इस तरीके के बिजनेस पर जो इनका ज़्यादा फोकस है। तो आप समझ सकते हैं पूरे एनालिसिस में रिटेल, डिजिटल सर्विस और फाइनेंशियल सर्विसेज के रिजल्ट काफ़ी बेहतर हैं, और कंपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। ऑयल टू केमिकल सो एंड सो बिजनेस है, वहाँ पर ठीक है, लेकिन 3 सेगमेंट में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स हैं, रिटेल, डिजिटल सर्विस और फाइनेंशियल सर्विस। हाँ, लेकिन रिटेल में सेल्स जो है इंप्रूव नहीं हुई है, लेकिन मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा मुझे ज़रूर से ज़रूर आप बताइएगा। रिजल्ट जो है कुल मिला के पिछले क्वार्टर से तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अभी भी वो प्री कोविड लेवल पर जिस तरीके के रिजल्ट्स थे उस लेवल पर पहुंच पाना अभी भी मुश्किल है। लेकिन कंपनी ग्रोथ जो है कर रही है, और ग्रोथ के रास्ते पे जो है काफ़ी अच्छे से चल रही है। शेयर प्राइस में मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट में इतनी बड़ी कंपनीज के अंदर इस तरीके के रिजल्ट से कोई बहुत बड़े जंप की जो है हम उम्मीद नहीं कर सकते, पर 2, 3, 4, 5% तक के जो है अपसाइड को रूल आउट भी नहीं किया जा सकता। तो मैं अपनी जो है चर्चा यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।